हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर है हम लोग अपनी क्लास के साथ में। और अपनी क्लास को शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स कुछ बातें आपसे आज शेयर करना चाहूँगी कि कॉमर्स विषय बहुत ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको आपको बहुत ही किताबी ज्ञान की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो छोटी सी दुकान हो, कोई मेडिकल की शॉप हो, कोई बड़ा मॉल हो, आप कहीं बैंक में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, या किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ की जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है आप उन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा उन एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए, तो आप कॉमर्स विषय को बहुत ही आसानी के साथ में समझ पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो आपके आसपास ही हैं और आपको इन्हीं में से अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है। तो आप इन्हीं जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उन बिजनेस एक्टिविटीज से आप कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से अपने रूटीन के साथ में ही सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ में, जो कि कॉमर्स विषय लेने के साथ ही आप लोगों ने नए नए सुने होंगे। जैसे कि कुछ वर्ड्स है, जैसे कैपिटल। कैपिटल जब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो शुरुआत करने के लिए बिजनेसमैन को अपने घर से या अपनी पॉकेट से पहले एक सेटअप डालना पड़ता है। उसके बाद में कुछ पूंजी लगानी होती है, कुछ फर्नीचर वगैरह या कुछ थोड़ा सा मशीनरीज, कंप्यूटर, प्रिंटर, टाइपराइटर, इस तरह की चीज़ें जब वो अरेंज करता है तो एक बेसिक सेटअप के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जितना भी खर्चा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आता है, इसको हम कैपिटल मानते हैं। ये बिजनेस की पूंजी होती है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिजनेसमैन और बिजनेस को हमेशा ही हमें अलग अलग रखना है। बिजनेसमैन यदि अपने घर से, अपने पर्सनल पॉकेट से कोई भी चीज़ बिजनेस में डालता है तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। और बिजनेसमैन बिजनेस की कैपिटल से अपनी मर्जी से बिना किसी अकाउंटिंग के कोई पैसा ना निकाल सकता है, ना ही उसमें बिना अकाउंटिंग के कोई पैसा डाल सकता है। तो क्योंकि ये, अगर बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में डालता है तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होता है और इसे ही बिजनेस की पूंजी कहते हैं। सेकंड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है कि जिस तरह से बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में डालता है और वो बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है, तो उसी तरह से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी बिजनेसमैन पैसा बिजनेस से निकाल भी नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन का पर्सनल अलग होता है और उसका बिजनेस अलग होता है। अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। थर्ड होता है बैड डेट्स। जैसे कि उधार का लेन देन बिजनेस में होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। उधार हमको किसी से लेना भी पड़ सकता है, किसी को देना भी पड़ सकता है। तो अगर हमने किसी को उधार दिया है और हम उसे वसूल नहीं कर पाए या वो हमें रिकवर नहीं हुआ, तो जो डूब जाता है पैसा, उसे बैड डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है आउटस्टैंडिंग। कोई भी अकाउंटिंग हम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं। अगर वो फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24, 31 मार्च 2024 को हमें अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना रहेगा। तो इस साल के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमने 31 मार्च या वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने तक हमने भुगतान नहीं किए और हमें अभी करने के बाकी हैं। तो ऐसे चीज़ों को आउटस्टैंडिंग कहते हैं। इसके बाद होता है ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट्स, हम बैंक में कोई भी मनी डिपॉजिट करते हैं, कोई भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक हमें उस पर थोड़ा इंटरेस्ट देता है। और अगर हम अपनी जमा से अधिक पैसा निकालते हैं तो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी बैंक केवल उन्हीं अपने कस्टमर्स को देता है जिनकी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, और बैंक ये ट्रस्ट कर सकता है कि यदि ये व्यक्ति अपनी जमा से ज़्यादा पैसा निकालता है तो वो उसे टाइमली रिटर्न कर देगा, और बैंक इसके लिए उन्हें इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे अपनी जमा पर इंटरेस्ट बैंक हमें देता है, वैसे ही
जो ओवरड्राफ्ट्स होते हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इसके अलावा होता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हमारे बिजनेस में जिनसे हम उधार के सौदे करते हैं उन्हें कुछ लोगों को पैसा देना होता है, कुछ लोगों से पैसा लेना होता है। तो जिन लोगों को हमें पैसा देना है वो डेटर्स होते हैं और जिन लोगों से हमें लेने का बाकी है वो क्रेडिटर्स होते हैं। और ये लोग जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बिजनेस की एसेट होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। इनके अलावा होता है एक वर्ड होता है डिसऑनर। जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे हम किसी को चेक इशू करते हैं, पेमेंट चेक के थ्रू करते हैं, किसी का पेमेंट हम चेक के थ्रू लेते हैं। जो चेक के थ्रू पेमेंट आता है या हमने दिया है चेक जब बैंक में जमा करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी जमा है उस जमा से ज़्यादा चेक इशू कर दिया, या चेक लिखने में कहीं डेट में मिस्टेक हो गई, कहीं जो अमाउंट है वर्ड्स एंड फिगर्स में डिफर है। तो ऐसे कई कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बैंक चेक को पास नहीं करता है। तो जब चेक फेल हो जाता है तो उसे कहते हैं चेक डिसऑनर। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे स्टूडेंट्स जिनको कि हमने समझ लिया है। तो आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और समय समय पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती रहेंगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंट्रीज, क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और कैश के ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो गए हैं। आजकल पेटीएम, फ़ोन पे, इस तरह के डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो हम 10 रुपये 15 रुपये का भी अगर कहीं पेमेंट करते हैं तो हम डिजिटल पेमेंट कर देते हैं। तो बैंकिंग एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंट्रीज से। बैंकिंग एंट्रीज करने के पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझ लेते हैं कि बैंकिंग एंट्रीज बेसिकली वो होती है जिसमें कि हम या तो पेमेंट चेक से या डिजिटली बैंक के थ्रू करते हैं या डायरेक्ट बैंक में हम पैसा लेते हैं, जिसमें कैश का कोई रोल नहीं होता है। और या तो उन ट्रांजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट होता है, बैंक अकाउंट में या तो पैसा बढ़ जाएगा या पैसा वहां से कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस जिसमें कि पैसा बैंक अकाउंट में कम हो जाएगा वो हमारे लिए एक्सपेंसेस रहेंगी। और एक्सपेंसेस को जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा डेबिट होंगे। और ऐसी कंडीशंस जिसमें कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा वो हमारे लिए इनकम का सोर्स होगा, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डायरेक्टली आ जाएगा तो वो इनकम का सोर्स होगा। इनकम एंड प्रॉफिट्स हमेशा ही क्रेडिट होते हैं। बस इन दो रूल्स को आप हमेशा ध्यान रखिएगा तो आप बैंकिंग एंट्रीज में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि मैंने निकाल कर रखे हैं, तो पहले हम देख लेते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को कि वो कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स ये कुछ एंट्रीज हैं जो कि मैंने निकाल कर रखी हैं। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा करवाया, बैंक से कैश निकाला, चेक इशू किया अमित को, मतलब ये पेमेंट का चेक है, सैलरी पे किया, चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली हमारे एज अ पेमेंट चेक जमा कर दिया हमारे खाते में। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक डिपॉजिटेड, जो ये रिसीव किया है वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक डिसऑनर हो गया। बैंक चार्जेस, बैंक जो फैसिलिटीज देती है उन फैसिलिटीज के अगेंस्ट हमसे कुछ अमाउंट चार्ज भी करती है, तो ये वो बैंक चार्जेस हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हम बैंक में पैसा जमा रखते हैं उस जमा पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जो हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े थे उसमें एक वर्ड हमने पढ़ा था ओवरड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर हम बैंक से लेते हैं तो जो फैसिलिटी हम लेते हैं बैंक से उसके अगेंस्ट बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये हमारे लिए इनकम का सोर्स है और ये हमारे लिए एक खर्चा है। तो इनकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फर्स्ट हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे सामने है उस ट्रांजेक्शन से हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। यदि बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और यदि बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज होता है तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सो हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड एंट्री है हमारी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कैश निकाल लिया है तो इससे हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज होता है, हम इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। मीन्स बैंक अकाउंट को यदि क्रेडिट करेंगे तो ऑपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है चेक इशूड टू अमन। अमन को एज अ पेमेंट हमने चेक इशू कर दिया। अब इस एंट्री से हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो अमन अकाउंट डेबिट, और अमन अकाउंट को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि पाने वाले को डेबिट करते हैं। चेक हमने अमन को इशू किया है, पाया किसने है, अमन ने, टू बैंक। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी हमने पे कर दी, ये एक एक्सपेंस है बिजनेस का, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। किसी भी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में चेक जमा कर दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक जमा कर दिया है हमारे अकाउंट में, इससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, टू कस्टमर। चेक रिसीव्ड बाय कस्टमर। अब इसमें स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देने वाली है कि चेक अगर हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है पर ये एज अ कैश रिसीव हुआ है ऐसा हम मानते हैं और इसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि ये जो चेक हमें मिला है ये अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में प्रेजेंट नहीं किया गया है। सो इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद है चेक डिसऑनर। अब ये जो हमने एंट्री की थी कि चेक रिसीव्ड बाय कस्टमर, हमें कस्टमर से चेक मिला था, जो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया था और ये ही चेक यहाँ पर डिसऑनर हो गया है। तो अब जो बैंक अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ था हम उसकी रिवर्स एंट्री डालेंगे, क्योंकि ये चेक हमने जमा किया था उसकी एंट्री हमने कर ली थी, पर चूंकि ये चेक डिसऑनर हो गया है तो उस एंट्री को हमें रिवर्स करना होगा। सो हम इसकी एंट्री करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद में है बैंक चार्जेस। बैंक जो हमें फैसिलिटीज देता है उसके बदले में हमसे कुछ चार्जेस लेता है, जैसे चेकबुक इशू करता है, कोई ऑनलाइन फैसिलिटीज देता है, उसके बदले में कुछ चार्ज हमें करता है। सो ये हमारे लिए एक खर्चा होता है। सो हम इसकी एंट्री डालेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट बैंक ने हमें क्रेडिट किया है, मीन्स जो हमारा डिपॉजिट बैंक में जमा होता है उसके ऊपर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है। और यदि हम जैसे नेक्स्ट एंट्री है ओवरड्राफ्ट, यदि हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक से लेते हैं तो बैंक हमें उस ओवरड्राफ्टेड अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट हमें चार्ज करता है। तो ये जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड है ये इनकम है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है ये हमारे लिए एक्सपेंस है। सो हम ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये जो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है उसकी एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो इन सारी एंट्रीज को स्टूडेंट्स एक बार फिर आप अच्छे से देख लीजिए। सारी बैंकिंग एंट्रीज में जैसे कि मैंने बताया, एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इस ट्रांजैक्शन के थ्रू हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, और यदि हमारा बैंक बैलेंस उससे कम हो गया है तो हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखना है। सो इस तरह से एक बार सारी एंट्रीज को आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर इस टाइप की बैंकिंग एंट्रीज में तो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे सारी कंबाइंड एंट्रीज के साथ में, जिसमें जो भी इस चैप्टर की बची हुई जनरल एंट्रीज हैं उन सारी एंट्रीज को, सारे ट्रांजेक्शन्स को हम कंबाइन करके और सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।